Welcome students to Young Minds Chemistry Class YouTube channel. I am लाल सर। आज हम लोग क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बोर्स थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। तो बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो बोर्स सर ने बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए थे, आइए उन्हें देख लेंगे। ऑर्बिट से रिलेटेड, न्यूक्लियस से रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड बहुत सारे दिए थे। आइए देखते हैं क्या है वो। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। सबसे पहला क्या है कि द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy। और ये पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स। हाँ, these orbits are arranged in concentrically around the nucleus। तो ये इन्होंने क्या कह रहा है, फर्स्ट पोस्टुलेट्स का कहना है कि हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, बीच में आपका जैसे न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट से, है ना, एक फिक्स्ड ऑर्बिट और फिक्स्ड एनर्जी के साथ वो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और उस फिक्स्ड पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसे ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। इन्होंने क्या कहा, अगर इस पहला ऑर्बिट में, अगर ये सेकंड जो आप ऑर्बिट देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एनर्जी उस ऑर्बिट में चेंज नहीं करेगा। तो क्या होगा, वो एनर्जी क्या कर सकता है? वो एनर्जी या तो वो लेगा, उसके बाद वो जंप कर आपका कहां चल जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, वो हो सकता है। तो हमने ये देखा कि इस ऑर्बिट में आपका जो एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं होगा। तो हाउएवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ए लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट when required amount of energy is absorbed by the electron or energy is emitted when electron moves from higher stationary state to lower stationary state। तो प्रीवियस क्लास में हमने कहा था आपको कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है, अगर आप उसको एनर्जी दीजिएगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, है ना। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये, अगर आपका ये न्यूक्लियस हो गया, अगर ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, अगर इसको आप ऊर्जा दीजिएगा, एनर्जी दीजिएगा, तो वो जंप कर सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट में है, यहाँ पर इसका हाई एनर्जी है। अगर वो वापस जाना चाहेगा इस ऑर्बिट में, तब वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन कंटिन्यूअस मैनर। और ये जो एनर्जी चेंज है, ऐसा नहीं कि आप एनर्जी रिलीज कर रहा है कंटिन्यूअस मैनर में है कि 10 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है, फिर 5 जूल कर रहा है, ये फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, तो क्या होगा, वो एनर्जी फिक्स नहीं होता, ये कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग उसको चेंज, हम लोग उसको बता सकते हैं। तो चेंज फाइनल इनिशियल, अगर मान लीजिए चेंज कर रहा होता तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बता देते कि हाँ, ये स्टेप में इतना एनर्जी, ये स्टेप में इतना एनर्जी। वो कंटिन्यूअस मैनर में है ही नहीं, इसलिए हम लोग फाइनल और इनिशियल बताते हैं। यानी कि डेल्टा आई कैसे निकालेंगे? EF माइनस EI, यानी कि एनर्जी फाइनल, एनर्जी इनिशियल का डिफरेंस। आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड और इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन ऑकर्स between the two stationary states that differ in the energy delta E is given by। हम लोगों ने कहा कि दो स्टेट के बीच में हम लोग एनर्जी निकाल रहे थे। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी भी हम लोग इससे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा E के रेस्पेक्ट में आप देखिएगा, जो आपका V यानी कि आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? हो सकता है वो छोटा दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ बड़ा लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये देखिएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डेल्टा E बाय H, है ना। H यहाँ पर ब्लैंक कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या किए? डेल्टा E का वैल्यू हम लोग दिखा चुके हैं, EF माइनस EI डिवाइडेड बाय H। कोई किसी किसी बुक में आप एनसीईआरटी में देखिएगा E2 माइनस E1, वही है फाइनल माइनस इनिशियल वाला बात। ठीक है, चलिए तो when E1 E2 और आप बोल सकते हैं इनिशियल और फाइनल आर द एनर्जीज ऑफ द लोअर एंड हायर अलाउड एनर्जी रिस्पेक्टिवली, दिस एक्सप्रेशन इज कॉमनली नोन एज बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। अगर आपको वन वर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले कि बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल आप बताइए, तब आपको दिमाग में आना चाहिए बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल मतलब ये बोर्ड का थ्योरी होगा। बोर्ड का थ्योरी भी तो सर पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? कि सर आपको पढ़ाए हैं कि डेल्टा इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल होता है, और हम लोग फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों को पता है वो क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डेल्टा E बाय H, और डेल्टा E हम लोग क्या दे देते हैं? E फाइनल माइनस E इनिशियल। तो वही इस जो इक्वेशन हम लोग देख रहे थे, इसी को हम लोग बोलते हैं बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो एंगुलर मोमेंटम जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो क्वांटाइज होता है, यानी कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या फॉर्मूला क्या दिया है उन्होंने? MBR इक्वल टू NH बाय 2 पाई, है ना। क्या दिया उन्होंने फॉर्मूला? MBR इक्वल टू NH बाय 2 पाई, जहां पर आपका n क्या हो जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 एंड एक्सेट्रा
where me is the mass of an electron। MBR जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो MBR जो यहाँ लिखा हुआ है, MBR अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा था, मैं पढ़ रहा हूँ, MBR इक्वल टू n h by 2 pi, n यहाँ पर 1 2 3 है, ठीक है। where me is the mass of electron और v is the velocity and r is the radius of the orbit which electron is moving, जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में हो गया, ये वही बात आपको हिंदी में लिखा हुआ है। आइए एक टॉपिक के बारे में देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या बताया जा रहा है, देखिएगा। तो जस्ट एज लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी, कंपेयर किया जा रहा है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे पढ़ेंगे, अगर लीनियर मोमेंटम हम लोग को पता है, लीनियर मोमेंटम मतलब p इक्वल टू mv, है ना, यानी कि लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। इन द सेम वे एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया i and angular velocity omega, I गुना omega। Therefore, for a mass of electron me moving in a circular path of a radius r, तो न्यूक्लियस एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जैसे कि p इक्वल टू mv था, तो यहाँ क्या हो जाएगा I into ओमेगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम I into ओमेगा हो गया। I क्या होता है, वहां था mv स्क्वायर, रेडियस के बारे में बात करेंगे तो me r स्क्वायर, है ना, एंड ओमेगा क्या हो जाएगा v by r। तो वेयर v इज द लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, दोनों को फिर से प्रोडक्ट कर दीजिए, me r स्क्वायर इनटू v by r, तो नीचे r ऊपर r कट गया तो क्या हो गया आपका mvr, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mvr। ये छोटा सा देखिएगा एनसीईआरटी में कोना सा बना हुआ है, तो ये बुक में आपका है। तो यहाँ पर हम आपको समझा दिए कि हाउ यू कैन रिलेट लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। इफ यू नो अबाउट द लीनियर मोमेंटम देन यू आल्सो नो अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोल्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे बोल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या बातें हुई थी, ठीक है। और इसको सिनॉप्सिस लिखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग बनाएंगे। द स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड n इक्वल टू 1 2 3। These integral numbers are known as principal quantum number। अभी तक जहां भी हम लोग का n अभी तक आया है, हम आपको बोल रहे थे n इक्वल टू 1 2 3, तो n क्या है, ऐसे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग देखिएगा बचपन में पढ़े थे कि अगर ये न्यूक्लियस है आपका, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसको हम लोग k लिख देते हैं, सेकंड ऑर्बिट है, इसको l लिख देते हैं, उसके बाद है मैं लोग भी एबीसीडी पढ़ने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी को हम लोग बोलते हैं, अगर नंबर वाइज बोलना रहे, सिर्फ क्वांटम नंबर में हम लोग बोलते हैं k की जगह पर n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2, इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ेंगे, है ना, वहां पर हम लोग क्लियर कर लेंगे कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या इससे डिटेल बियोलॉजी बहुत सारी बातें करेंगे। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट आर एक्सप्रेस्ड एज, तो rn इक्वल टू n स्क्वायर बाय a0, ठीक है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा a नॉट, तो rn इक्वल टू n स्क्वायर a नॉट, इस तरह से लिखा हुआ है, वेयर a नॉट इक्वल टू 52.9 pm। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं आपका, thus the radius of the first stationary state called the Bohr's orbit is 52.9 picometer। ओके, चलिए, तो यहां पर आपको बताया गया है कि एक चीज याद रखिएगा यहाँ पर इस पॉइंट से कि बोर रेडियस आपका क्या बताया गया, इन पिकोमीटर आपका क्या है 52.9, ठीक है। ये किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, एज यूजुअल हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट आर एक्सप्रेस्ड एज rn इक्वल टू n स्क्वायर a नॉट, n का वैल्यू 1 0 डाल देंगे, जहां पर आपका a नॉट क्या हो जाता है 52.9 पिकोमीटर। अगर हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं, n इक्वल टू 1 के बारे में बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो rn का वैल्यू क्या आएगा, एज यूजुअल 1 स्क्वायर इनटू 52.9 पिकोमीटर, तो आपका आएगा 52.9 पिकोमीटर, है ना। चलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। ओके, the most important property associated with the electron is the energy of its stationary state. It is given by the expression En equal to RH1 by n square, जहां पर n आपका अगेन 1 2 3 होता है, ठीक है। RH क्या है यहाँ पर, RH आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। RH आपका क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूला में जो हम लोग देख रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं, तो RH En equal to minus RH1 by n square। RH आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है, और रिडबर्ग कांस्टेंट जब भी आता है जिसका वैल्यू क्या हो जाता है 2.18 10 to power minus 18 जूल। तो कांस्टेंट इसके बारे में क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हिंदी में लिखा हुआ, दोबारा मैं पढ़ूंगा नहीं। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ बोस मॉडल। चलिए, अब मॉडल तो बनाए हैं, कुछ ना कुछ तो कमियां तो होगी, आइए कमियां निकालते हैं।
This model is also unable to explain the spectrum of atoms other than hydrogen. अब देखिए उस बात से सर मोर आइटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोस हाइड्रोजन एटम कह रहा है, दूसरा एलिमेंट क्यों नहीं आ रहा? यही तो लिमिटेशन है कि दूसरे के बारे में बोस सर ने नहीं कहा, यही लिमिटेशन पहला देख लेते हैं। बोस was unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field or electric field. स्टार्क इफेक्ट, जीमन इफेक्ट के बारे में नहीं एक्सप्लेन किया। चलिए सेकंड पॉइंट क्या है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड। हम लोग तो सर 10 में ही पढ़ लिए हैं, वाटर H2O, एमोनिया NH3, बॉन्ड तो फॉर्म कर गया, लेकिन हम लोग तो बेसिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉरी, it could not explain the ability of atom to form molecules by chemical bonds. Sorry. Once again students, our next topic is dual behavior of matter. इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि मैटर का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल और वेव नेचर। उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ती हैं। आइए देखते हैं इस रेस्पेक्ट में क्या क्या हो सकता है और क्या बचा है। यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं डी ब्रूगली सर के बारे में। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बोर्ड या छोटे छोटे क्या आता है इसमें देखिएगा, डी ब्रूगली इक्वेशन आपके बारे में पूछा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। डी ब्रूगली proposed the matter like radiation should also exhibit dual behavior। ठीक है भाई, सर ने कहा कि डुअल बिहेवियर एग्जिबिट करेगा, करने दो। लाइक बोथ एंड कैसा कैसा डुअल बिहेवियर, पार्टिकल और वेव प्रॉपर्टी शो करेगा। इसका मतलब क्या है? दिस मींस दैट जस्ट एज फोटोन has momentum as well as wavelength, electron should also have momentum as well as wavelength। वाह, जैसे ये फोटोन लाइट वाला उसके पास होता है ना फोटोन, अब मेरी मोमेंटम और वेवलेंथ, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होगा? आपका मोमेंटम और वेवलेंथ होगा। तो सर ने क्या कहा? सर ने एक फॉर्मूला दिया, लैम्डा इक्वल टू h बाय mv, जहां पर लैम्डा क्या है? वेवलेंथ एज यूजुअल, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट एज यूजुअल, और mv मास एंड वेलोसिटी, इसको हम लोग लीनियर मोमेंटम p भी कहते हैं, where m is the mass of the particle, v is the velocity and p is its momentum। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो आता है डी ब्रूगली इक्वेशन क्या है? लैम्डा इक्वल टू h बाय mv, दैट इज आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तीन चीज आप देखिएगा यहाँ पर कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे। आप देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है लैम्डा इक्वल टू h बाय mv। यहाँ पर आप h का जो वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट आप जानते हो, तो तीन चीज बच गया है ना। क्या बच गया? लैम्डा बच गया, m बच गया, v बच गया। इसमें से दो चीज आपको दी भी रहेगी, एक चीज आपको खोजना है, सिंपल। ठीक है, तो हम लोग जब हम लोग डाउट सेक्शन करेंगे उसमें हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग्स न्यू साइंटिस्ट, हाइसेनबर्ग से देखिएगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या अनसर्टेनिटी है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अनसर्टेनिटी क्या बताई गई? क्या ऐसा अनसर्टन है? क्या आपका बवाल ऐसा हो गया है ना? चलिए, अनिश्चितता सिद्धांत, क्या ऐसा अनिश्चित चीज हो गई है इसमें? चलिए देखते हैं क्या उन्होंने कहा, दो लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आप इमेजिन करें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, आपको बोला जा रहा है आप इसका पोजीशन बताइए। आप फट से रोक के बोलेगा हाँ वहां पर है, बोलेगा आपको एनर्जी बताओ, बोलेगा अभी तो पोजीशन बताएगा, एनर्जी फिर रोकेंगे। तो यानी कि एनर्जी और पोजीशन दोनों बताना एक साथ पॉसिबल नहीं है। यही अनसर्टेनिटी है, यही हाइसेनबर्ग ने आपका कहा। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। इसको न्यूटन ने भी एक्सप्लेन किया है, आइए देखते हैं। ओह शिट, दिखाई नहीं दे रहा है जी, चलिए कोई बात नहीं। देखिएगा यहाँ पर एक एक्सप्लेन किया जा रहा है, डेल्टा एक्स है ना, हम लिख रहे हैं डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, ओह सॉरी, तो हम लोग हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे थे, लाइट चली गई थी। ठीक है, और हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर बताया जा रहा था आपका डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर और लेस देन एच बाय 4 पाई।
ठीक है, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये है क्या यहाँ पर, है ना। अगर डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, ठीक है, ये जो डेल्टा एक्स है ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन के बारे में बात करते हैं। और डेल्टा पी एक्स जो हम लोग बोले हैं या बी एक्स लिख सकते हैं, ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और वेलोसिटी है, यानी कि हम लोग एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पोजीशन एंड वेलोसिटी, तो x क्या हो गया पोजीशन और p क्या हो गया आपका वेलोसिटी एट दैट पोजीशन, याद रखिएगा, इसलिए यहां पर px लिखा हुआ है ना, एट दैट पोजीशन आपका वेलोसिटी और आपका पोजीशन b। इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि पक्का एक्यूरेसी के साथ, हमको 100 में 100 आया ही है, वैसा वाला, ठीक है। तो डेल्टा x जो है हम लोग बोल रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है अगर उसका 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग बोल रहे हैं, तो आप देखिएगा ये प्रोडक्ट के साथ है ना, तो आप इस इक्वेशन के साथ अगर एक एक्यूरेसी के साथ बताया जा रहा है, दूसरा नहीं बता पाएंगे, यही बात लिख रहा है। तो अगर एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ बता दे रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन, किसके लिए, v के लिए, आपका बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन, देन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन। यानी कि कहा जा रहा है कि अगर s के बारे में आपको पता है एक्यूरेसी के साथ, तो आप px के बारे में यानी वेलोसिटी के बारे में नहीं बता पाइएगा। अगर वेलोसिटी के बारे में अगर पता है तो पोजीशन के बारे में नहीं बता पाइएगा। यही आपका अनसर्टेनिटी है और इस इक्वेशन से हम लोग यही समझाते हैं, यही आपका हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। चलिए नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आइए सीख के क्या करें, अनसर्टेनिटी मतलब सीख के क्या करेंगे, उसी के बारे में देखते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस। It rules out existence of different paths or trajectories of electrons and other similar particles. तो ये जो है अब ये रूल आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पाथ, बोर सर ने जो बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो एक डिफरेंट पाथ पर आपका ट्रेवल करता है या रिवॉल्व करता है, और पूरी तरीके से इसको खंडन कर दिया गया हाइसेनबर्ग के द्वारा। क्यों, क्योंकि पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ कैलकुलेट करना, मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो इट रूल्स आउट द एक्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ एंड ट्रैजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द इफेक्ट ऑफ हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड इज नेग्लिजिबल फॉर ऑफ दैट मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। दूसरी बात क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही है। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, उसके लिए है ना। मैक्रोस्कोपिक जैसे कि आपका सूरज हो गया, चांद हो गया, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इसके लिए नहीं है। तो ये दो सिग्निफिकेंस है आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। रीजन फॉर द फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल, अभी तो बात किए हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, वही आएगा, चलिए उसको एक्सप्लेन कर लेते फिर भी, और क्लास को एंड करेंगे इसके साथ, फेलियर ऑफ बोर मॉडल प्रिंसिपल के साथ। So one can now understand the reasons for the failure of the Bohr's model. क्यों? In Bohr's model, an electron is regarded as charged particle moving in very definite circular orbits about the nucleus. सर ने कहा था, कौन सा, मैंने नहीं, बोर सर ने कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन आपका फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। The wave character of the electron is not considered in Bohr's model, है ना। वेव कैरेक्टर के बारे में बोर सर ने नहीं कहा था। फर्दर एन ऑर्बिट इज क्लियरली डिफाइंड पाथ एंड दिस पाथ कैन कंप्लीटली बी डिफाइंड ओनली इफ बोथ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर नोन। दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो बोर सर ने एक लाइन में आपको बता दिया, तो पहले पढ़ चुका था, है ना। बोर सर ने बोला था कि ये फिक्स्ड पाथ पे घूमता है। फिक्स्ड पाथ पे होने के लिए पोजीशन और आपका वेलोसिटी पता होना चाहिए, दोनों पता करना एक साथ मुश्किल है ना, इम्पॉसिबल है या हो सकते हैं मुश्किल। तो अगेन सॉरी, हाँ लाइट चली जाती है। खैर हम लोग ने अपनी बात को पूरी कर दिया था कि फेलियर ऑफ बोर मॉडल क्यों हुआ था, वो हाइसेनबर्ग सर ने उसे एक्सप्लेन कर दिया था कि ठीक है, आप फिक्स्ड पाथ पे आप बोल रहे घूमता है, लेकिन ये पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं नाप सकते, इसलिए ये आपका तथ्य गलत है, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोले थे कि वेव कैरेक्टर के बारे में उन्होंने नहीं बताया। ये दोनों फेलियर का कारण है आपका बोर सर का मॉडल, ठीक है। चलिए थैंक यू आगे ऐसे। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा, जैसे लिखा हुआ है ना। कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।